and today we are going to start with the 10th biology chapter, that is Heredity and Evolution Part 2. So, we are going to start with a new topic, that is evolution. ये evolution ये वर्ड एक्चुअली है क्या? यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है कंटिन्यूसली और स्लोली कुछ तरीके के चेंजेस नजर आते हैं। काफी लंबे समय तक ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो हियर द इवोल्यूशन इट इज सीइंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जैसे कि अगर ये फोटो में देख सकते हैं कि सबसे पहले देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, और फिर मून का फॉर्मेशन हुआ, फिर स्लोली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर मल्टी सेलुलर, धीरे धीरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ, फिशेस का, देन एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड देन द मैमल। मतलब कि यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते रहते हैं। उनमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने मिलती है। सो हियर दिस इज हाउ वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द एवोल्यूशन। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है एवोल्यूशन, बहुत ही ज्यादा स्लो है। एक दिन में नहीं हुआ, काफी लंबा समय लगा है इसे। और हमेशा एवोल्यूशन में कुछ ना कुछ डीएनए में चेंजेस आने के कारण उनकी मोर्फोलॉजी चेंज होती है। और ऐसा भी होता है कि जब वो अलग एनवायरनमेंट में जाते हैं तो उनको अडेप्ट करने के लिए, अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में अडेप्ट करने के लिए वो अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस लाते हैं, अडेप्टेशंस लाते हैं। इसलिए भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जहाँ पर न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसके वजह से ये कहा जाएगा इवोल्यूशन के अंदर ही आएगा। सो हियर जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, द अर्थ वाज फ्रॉम अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब कि यहाँ पर लाइफ का फॉर्मेशन उसके बाद हुआ है। मतलब जो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है 3.5 बिलियन ईयर्स के बाद हुआ है। मतलब 3.5 बिलियन ईयर्स तक कोई भी लाइफ प्रेजेंट नहीं थी अर्थ में। तो सबसे पहले हमारे अर्थ में कुछ सिंपल एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, जिसके हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन है। तो इन्होंने क्या किया, ये एग्रीगेट किए उस एनवायरमेंटल कंडीशन में। इसमें से ये एलिमेंट्स में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एक्टिव था, रिएक्टिव था। तो ये सारे एलिमेंट्स एग्रीगेट किए और फिर कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ, जैसे अमोनिया है, वाटर है, मीथेन है। आगे जाके ये जो कार्बन है, अमोनिया है, मीथेन है, कुछ एनर्जी के वजह से, जैसे यूवी रेज, रेडिएशंस, लाइटनिंग के वजह से वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गए, जैसे मोनोसेकेराइड, अमाइनो एसिड, प्यूरिन, पिरिमिडिन, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। यहाँ पर प्यूरीन्स, पिरिमिडीन्स के ही वजह से हियर देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। और जब यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया तो सबसे पहला सेल फॉर्म हो गया, जिसका हमने नाम दिया प्रोटोबायोंट। तो जैसे ही फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर उसमें भी इवोल्यूशन देखने में मिला। और धीरे धीरे जो यूनिसेलुलर एनिमल से तो लेकर जैसे कि अमीबा, पेरिमीशियम से तो लेकर जायंट ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक का फॉर्मेशन हुआ। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन। तो यूनिसेलुलर सेल से तो लेकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक हमें इवोल्यूशन ही देखने मिलता है। तो इवन इन द प्लांट्स, अगर हम यूनिसेलुलर क्लोरेला ले लें और ह्यूज मल्टी सेलुलर प्लांट जिसके बैनियन ट्री ले लें, तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है। आपको नंबर ऑफ स्पीसीज नजर आएंगे, प्लांट्स के भी और एनिमल्स के भी। ये जस्ट इट इज अ काइंड ऑफ एन इवोल्यूशन सीन इन द प्लांट्स आल्सो एंड एनिमल आल्सो, दैट इज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो जो लाइफ है, यू कैन सी इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एक्वाटिक रीजन में, पानी में, एयर में, राइट, इवन इन द फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म नजर आएगा, बॉइलिंग टेम्परेचर में भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म नजर आएगा, डेजर्ट एरिया, माउंटेनियस एरिया, एवरीवेयर यू कैन सी देयर इज प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो लाइफ की ये डाइवर्सिटी आपको दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। सबसे पहला जो सेल फॉर्म हुआ था वो ओशन में हुआ था, क्योंकि अगर हम यहाँ पर सेल के बारे में बात करें, here जो भी कंटेंट नजर आते हैं सेल में, ओके, इट इज सिमिलर कंटेंट लाइक दैट ऑफ द वाटर। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो लाइफ फॉर्म हुई है तो सबसे पहले वाटर में फॉर्म हुई है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इनमें धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है और फिर मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये करीबन 300 करोड़ साल पहले की बात है। So slowly and gradually the evolution is going to takes place in the living organism.
आगे हम बात करेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन की। कौन कौन से एविडेंसेस है जो बताते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। तो सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर आप ये डायग्राम देखते हो, फोटो देखते हो, आप देख सकते हैं कि डॉग है, शीप है। ओके, आप उनका स्ट्रक्चर देखिए, माउथ का, नॉस्ट्रल्स, नोज का पोजीशन देखिए, एयर पिन्ना का देखिए और हेयर डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, काफी सिमिलरिटी नजर आती है। तो हम बता सकते हैं कि ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं एक ही एंसेस्टर्स से आए हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लीफ का। लीफ का अगर आप शेप देखते हैं, उनके अंदर जो वेनिएशंस हैं, वेन्स हैं, और यहाँ पर अगर आप लीफ का पेट्यूल देखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लीफ पेट्यूल। ओके, दिस इज कॉल्ड एज लीफ पेट्यूल। तो इन सब में ही ये जो स्ट्रक्चर नजर आता है सिमिलर ही नजर आता है। तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो ओरिजिन है वो एक ही एंसेस्टर से आया है और बाद में इनमें चेंजेस आए हैं, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ है और डाइवर्सिटी देखने मिली है। अब बात करते हैं एनाटॉमिकल एविडेंसेस के बारे में। अगर आप ह्यूमन हैंड देखते हैं, इट इज यूज फॉर ग्रास्पिंग। जो कैट फोर लेग देते हैं, देखते हैं, इट इज यूज फॉर वॉकिंग। जो व्हेल के फ्लिपर्स हैं वो स्विमिंग के लिए यूज होते हैं और जो बैट का पटेजियम है, इट इज यूज फॉर फ्लाइंग। तो मोर्फोलॉजिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर फंक्शंस सबके ही डिफरेंट हैं। लेकिन अगर आप इंटरनली देखते हो, इफ वी सी द एनाटॉमी ऑफ देम, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हियर द बोन्स दे आर विजिबल, यू आर एबल टू सी द बोन्स। ओके, तो यहाँ पर ये जो बोन है वी कॉल देम ह्यूमरस। सब में ही ह्यूमरस प्रेजेंट है, ऑल ऑफ देम दे आर हैविंग ह्यूमरस। फिर बाद में ये आ जाता है रेडियस एंड अल्लाह। इनके पास भी रेडियस अल्लाह है, इनके पास भी रेडियस अल्लाह है और इसके पास भी रेडियस अल्लाह है। फिर आ जाता है कार्पल्स, दीज ह्यूमन हैव कार्पल्स, इनके पास भी कार्पल्स है और इनके पास भी कार्पल्स प्रेजेंट है। फिर आ जाते हैं दीज डार्क ब्राउन, दोज आर phalanges, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स। ओके, फिर ये आ जाते हैं phalanges, phalanges एंड द phalanges। इसका मतलब है इनके पास जो भी बोन्स प्रेजेंट है, सबसे पहले आता है ह्यूमरस, देन रेडियस अल्लाह, देन कार्पल्स एंड दीज आर द मेटाकार्पल्स। और ये फिंगर्स जो है उसको हम phalanges बुलाते हैं। तो मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है स्केलेटल बोन का, इन सब में ही सिमिलर है। वो बोन्स दे आर प्रेजेंट इन ऑल ऑफ देम। इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, क्योंकि ये अलग अलग अडेप्टेशंस इन्होंने अपने आप में इवॉल्व किए हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो ये बता सकते हैं कि यहाँ पर इनका जो एंसेस्टर था, ये जो ऑर्गेनिज्म से एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। अब हम बात करेंगे कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में। यहाँ पर वेस्टिजियल ऑर्गन्स ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो यूजलेस हैं, जो डिवेलप्ड नहीं हुए हैं, किसी काम के नहीं है, फंक्शनल नहीं है। ऐसे ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स बुलाएंगे। ह्यूमन में काफी ज्यादा वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, लाइक द अपेंडिक्स। ओके, यू सी द डायग्राम of the appendix over here। यहाँ पर दिस रीजन इट इज कॉल्ड एज अपेंडिक्स। दिस वर्म लाइक स्ट्रक्चर को हम अपेंडिक्स बुलाते हैं। सो यहाँ से आएगा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये जो जंक्शन है इस रीजन पे आपको नजर आएगा, दिस इज द अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स ये जो रीजन है यहाँ पर ये हमारे बॉडी में नॉन फंक्शनल है, यूजलेस है। लेकिन अगर हम हर्बीवोरस एनिमल्स के बारे में बात करें, जैसे काव है, बफेलो है, दे आर द वन हु आर ईटिंग द ग्रास। और जैसे कि ग्रास है तो उसका जो सेल है वो मेड अप ऑफ सेल्यूलोज का बना होता है। ओके, सो द ग्रास, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, जस्ट रिमेंबर दिस। तो अपेंडिक्स से जो रीजन है ऐसे हर्बीवोरस एनिमल्स में फंक्शनल है। तो ये करता क्या है, अपेंडिक्स रीजन में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर होते हैं एंजाइम, सेल्यूलेज एंजाइम। तो होता क्या है, बैक्टीरिया के अंदर जो सेल्यूलेज एंजाइम है प्लांट के सेल वॉल को, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसमें दोनों का ही बेनिफिट हो जाता है। अपेंडिक्स में रहने वाले बैक्टीरिया को फूड भी मिल जाता है और जो काव है उसके अंदर जो भी फूड डाइजेस्ट हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सेल्यूलोज इज गेटिंग डाइजेस्टेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय हेल्प ऑफ सेल्यूलेज एंजाइम। तो इस तरीके से ब्रेकडाउन की वजह से जो काव वगैरह है वो न्यूट्रिएंट्स को आसानी से क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों का ही बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरीके से हर्बीवोरस एनिमल्स में अपेंडिक्स तो कैसा है, ये फंक्शनल है, लेकिन ह्यूमंस में इट इज नॉन फंक्शनल। दूसरा आ जाता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जो कि ह्यूमंस में नॉन फंक्शनल है, लेकिन बाकी एनिमल्स में ये फंक्शनल है। So it helps to protect the eyes from the dust particles. So nictitating membrane, this is a function in other animals. Nictitating membrane आपको ईगल में, क्रोकोडाइल्स में आसानी से नजर आ जाएगी। नेक्स्ट कम अबाउट द टेल बोन।
जब ह्यूमन में टेल ही नहीं है तो टेल बोन की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल हियर देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ टेल बोन, वी कॉल देम कॉक्सी। तो जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, जो टिप रीजन है, सो वी कॉल देम टेल बोन विच इज यूजलेस बट स्टिल इट इज प्रेजेंट। दूसरे नेक्स्ट कम्स अबाउट द मसल्स ऑफ एयर पिना। ये भी कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। ओके, नेक्स्ट ये जो एयर पिन्ना है ह्यूमन में यूजलेस है, बट मंकी द एयर पिन्ना दे आर यूजफुल, monkeys they are able to move their ears, so here it is useful for them, but we are unable to use this ear pinna, so it is useless in our body. Next comes the wisdom teeth जिसका कोई भी फंक्शन नहीं है, still they are present। और लास्ट आता है बॉडी हेयर जिसका एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है बॉडी हेयर्स का हमारे बॉडी में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे ऑर्गन्स हो सकते हैं कि सर्टेन सिचुएशन में काम कर सकते हैं, यूजफुल हो सकते हैं, लेकिन सेम स्ट्रक्चर सेम ऑर्गन्स अलग सिचुएशन में, डिफरेंट सिचुएशन में वो यूजलेस बन जाते हैं, हार्मफुल बन जाते हैं। तो पहले तो जो ऑर्गन्स है वो पहले फंक्शनल होंगे, फिर वो धीरे धीरे नॉन फंक्शनल हो जाएंगे अगर हम उसका यूज नहीं करेंगे, और फिर बाद में काफी हजारों साल के बाद वो धीरे धीरे जो कि है डिसअपियर हो जाएंगे, प्रेजेंट ही नहीं रहेंगे बॉडी में अगर हम उसका यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह के कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में। अभी हमने बात की निक्सिटेटिंग मेम्ब्रेन की, विजडम टीथ की, मसल्स ऑफ नोज और एयर पिना की, निपल्स इन मेल ये भी यूजलेस हैं, बॉडी हेयर, सेगमेंटेड मसल्स, अपेंडिक्स जो कि अभी हमने बात की थी, और टेल बोन दैट इज कॉर्डल वर्टिब्रे, और व्हेल में भी वेस्टिजियल है दैट इज द हाइंड लिम्ब बोन। सो इस तरीके के वेस्टिजियल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स के अंदर। अब हम बात करेंगे पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। यहाँ पर मतलब वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फॉसिल्स। ऑर्गेनिज्म जो है काफी नेचुरल डिजास्टर्स के वजह से गेट बरिड अंडर द सॉइल। ओके, सो दिस इज हाउ दे डाई। तो यहाँ पर हमें काफी सारे पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस नजर आते हैं रॉक्स के ऊपर। ओके, या तो फिर आपको मिनरल्स में। ओके, सो फॉसिलाइज्ड फॉर्म नजर आते हैं हमें प्रीवियस एनिमल्स के। if you see this photo, दिस एलिफेंट फोटो, यहाँ पर है यू कैन सी दैट साइबेरिया में जहाँ पर टेम्परेचर -डिग्री सेल्सियस में होता है, सो दिस मेमोथ here it was found in the freezing body, this frozen body what was found in the Siberia। तो इस तरीके हमें काफी ज्यादा एविडेंसेस मिलते हैं फॉसिल्स के, एंड वी गेट टू नो अबाउट द एवोल्यूशन। तो हमें एवोल्यूशन पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस में रेमनेंट्स मिलते हैं, एनिमल्स के इम्प्रेशन मिलते हैं प्रिजर्व फॉर्म में अंडरग्राउंड रीजन में, तो इसको हम फॉसिल्स बुलाएंगे। सो अगर सपोज हमें कोई भी फॉसिल मिलता है तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कितने साल पुराना है। तो जब प्लांट्स और एनिमल्स व्हेन दे आर अलाइव एट दैट टाइम दे आर फीडिंग, दे आर हैविंग सम फूड। तो जब वो खाना खाते हैं तो मतलब कि कार्बन एंटर करता है उनके बॉडी के अंदर, और फिर जैसे ही वो प्लांट्स या एनिमल्स एज दे डाई, तो कार्बन जो कि है उनके बॉडी में प्रेजेंट होगा। तो जैसे ही उनकी डेथ हो जाती है एनिमल्स और प्लांट्स की, तो उनके बॉडी के अंदर जो कार्बन है इट ऑल्सो स्टार्ट्स डीकेइंग, और आगे जाके यहाँ पर जैसे ही कार्बन 14 ये डीके करने लगेगा, वो कन्वर्ट होने लगेगा कार्बन 12 में। तो इस तरीके से आपको एक रेशियो मिलेगा किसी भी फॉसिल में कार्बन 14 का और कार्बन 12 का। तो इस रेशियो से यहाँ पर ये आपको ये मेन फैक्टर है टू डिटरमाइन द एज। तो ये जो कार्बन 14 है ये अनस्टेबल कार्बन है, और जो कार्बन 12 है वो स्टेबल कार्बन है, इसीलिए कार्बन 14 कन्वर्ट होने लगता है कार्बन 12 में, जो कि कार्बन 12 नॉन रेडियो एक्टिव है, और जो कार्बन 14 है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अनस्टेबल है, इसीलिए कन्वर्जन देखने मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें इसी रेशियो को कार्बन 14 को और कार्बन 12 को, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका एज क्या है। तो इस प्रोसेस को हम कार्बन डेटिंग बुलाते हैं, जो कि काफी ज्यादा पेलेंटोलॉजिस्ट यूज करते हैं जो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, और इसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी यूज करते हैं जो स्टडी करते हैं अबाउट द ह्यूमन एवोल्यूशन, किस तरीके से ह्यूमन प्रेजेंट थे इन अर्लियर डेज। by observing the human fossils, by observing the manuscript, जो भी चीजें पुरानी नजर आती हैं ह्यूमन से रिलेटेड, दोज आर मैन्यूस्क्रिप्ट। और इस तरीके से हमें पता चलता है कि पहले प्लैनेट अर्थ पे इनवर्टिब्रेट्स आए हैं और फिर वर्टिब्रेट्स आए हैं। तो दिस इज द टेबल, दिस इज कॉल्ड एज जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है ये बताता है कि सबसे बड़ा यहाँ पर जो फेज है, सबसे पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिवाइड किया है, सबसे बड़ा होता है एरा
फिर उससे छोटा होता है पीरियड, उससे छोटा होता है एपॉच, और फिर ये कुछ टाइमिंग्स दिए गए हैं ईयर्स अगो में, और यहाँ पर ये कुछ इवेंट्स है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एरा है प्री कैम्ब्रियन, जहाँ पर द वेरी फर्स्ट सेल इवॉल्व हुआ था, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर फिशेज, एंड देन here comes the amphibians, then slowly came the reptiles, and then here after the reptiles the birds and mammals have evolved. तो अभी जो recent चल रहा है वो है सीनोजोइक एरा, और वो भी क्वाटरनरी पीरियड और होलोसीन एपॉच, जहाँ पर ह्यूमंस जो है ये सरवाइव कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखने मिलता है। अब बात करते हैं कनेक्टिंग लिंक्स की। ये कनेक्टिंग लिंक्स ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, ऐसे कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि दो फाइलम्स में हमें नजर आते हैं। तो जो एनिमल्स की अगर हम स्टडी करें, जैसे एनिलिड्स है, ओके, और एनिलिडा, एनिलिडा है और ऑर्थ्रोपोडा है। यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक में सबसे पहले ऑर्गेनिज्म बात करेंगे, दैट इज पेरिपेटस, जिसकी बॉडी में आपको नजर आएगा सेगमेंटेशन। हियर इन दिस बॉडी यू कैन सी सेगमेंटेशन, थिन क्यूटिकल, ये पैरों जैसे स्ट्रक्चर को पैरापोडिया बुलाएंगे। रेस्पिरेशन होता है इस पे ट्रैक्युलर सिस्टम के थ्रू, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ऑर्थ्रोपॉड्स में कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। ऑर्थ्रोपॉड्स का मतलब है this is a phylum where there is presence of insects. So the insects they are present in phylum Arthropoda, जहाँ पर ट्रैकियल रेस्पिरेशन प्रेजेंट है, मतलब कि उनकी बॉडी के ऊपर कुछ पोर्स प्रेजेंट होंगे जिससे ऑक्सीजन एंटर करेगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है ना, यहाँ पर आर्टरीज है ना ही वेन्स हैं। और इसी में ही एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा, जहाँ पर अर्थवर्म लीच के एग्जांपल्स आते हैं एनिलिडा एनिलिडा में, उनमें भी सेगमेंटेड बॉडी नजर आती है और थिन क्यूटिकल। तो ये दोनों ही फाइलम के कैरेक्टर्स इस ऑर्गेनिज्म में नजर आते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द एनिलिडा एंड द ऑर्थ्रोपोडा। सो वी कैन से कि जो ऑर्थ्रोपोडा है वो एनिलिडा के थ्रू ही इवॉल्व किए गए हैं। आगे जाके दूसरा कनेक्टिंग लिंक का एग्जांपल आता है, दैट इज डक बिल प्लेटिपस, जो कि एग ले कर सकता है और मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है और हेयर भी प्रेजेंट है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं रेप्टाइल्स में और मैमल्स में प्रेजेंट हैं। दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है कनेक्टिंग लिंक का, दैट इज लंग फिश। लंग फिश, फिश तो रेस्पिरेशन करती है गिल से, बट हियर दे आर हैविंग द लंग्स प्रेजेंट इन देम। सो हियर ये यहाँ पर ये बताता है कि सबसे पहले फिशेस थे और फिर बाद में उनमें डेवलपमेंट देखने को मिला है, लंग्स में फॉर्म हुए हैं गिल्स, दे हैव बीन कन्वर्टेड टू लंग्स व्हिच आर प्रेजेंट इन एम्फीबियंस, और फिर बाद में रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन हुआ है, और फिर उसके बाद में मैमल्स इवॉल्व हुए हैं। So next is about the embryonic evidences. यहाँ पर अगर आप एम्ब्रियोज देखते हैं एनिमल्स की, लाइक फिशेस, सैलमेंडर, ओके, चिक है, इवन द ह्यूमन टॉर्टोइज, ओके, स्टार्टिंग में जितने भी एम्ब्रियोज प्रेजेंट है, ऑल द एम्ब्रियोज ऑफ दीज वर्टिब्रेट्स आर ऑलमोस्ट सेम। फिर बाद में ग्रेजुअली उनमें चेंजेस नजर आते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजिकल एम्ब्रियोनिक एविडेंस में बताया जाता है कि जो भी वर्टिब्रेट्स के अर्लीस्ट स्टेजेस के एम्ब्रियो वो सिमिलैरिटी शो करते हैं, मतलब कि यहाँ पर उनका जो एंसेस्टर था वो कॉमन था, और फिर धीरे धीरे इन एम्ब्रियोज में चेंजेस आ जाते हैं बिकॉज दे आर here belonging to the different animals. So now in the next video we will study about the Darwin theory of natural selection. Thank you.